बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है गीगर म्यूलर काउंटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड। हम बेसिकली गीगर म्यूलर काउंटर और आगे हम क्लाउड चैम्बर, जिसे हम विल्सन क्लाउड चैम्बर भी कहते हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये दोनों जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि मतलब कोई भी आयोनाइजिंग पार्टिकल जो होता है, फॉर एग्जांपल अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है या गैमा पार्टिकल्स हैं, उनके ट्रैक्स को डिटेक्ट कर लेते हैं हम। उनकी आयनाइजिंग एबिलिटी को डिटेक्ट करके हम उनके बारे में देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेसिकली देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और गैमा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले हम गीगर म्यूलर काउंटर को देखते हैं, फिर अगले लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गीगर म्यूलर काउंटर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से जो है ना हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आती है, डायग्राम आती है। तो डायग्राम के अंदर हमने क्या देखना है, अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पहले से ही बना दी है। तो आपने बनाने कैसे है कि यहाँ पर ये वाली जो ट्यूब है ना, पहले तो ये वाली बनानी है। और ये किस चीज़ की बनी होती है, ग्लास की। जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई है वो क्या है, ग्लास की एक ट्यूब है। और इसके अंदर की साइड पर जो है ना, यहाँ पर रेड कलर का जो ग्रिल मैंने लगाई है, ये कैथोड होते हैं। और ये किस चीज़ की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक सेंट्रल में एक एक्सिस वायर जा रही है। इस वायर को हम क्या कहते हैं, एनोड। और ये किस चीज़ की बनी होती है, टंगस्टन की जो है वायर बनी होती है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है और बैटरी का वोल्टेज हमने 1 kV मतलब 1 किलो वोल्ट या फिर 1000 वोल्ट कह सकते हैं, ये अप्लाई किया हुआ है। और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई की हुई है। और रेजिस्टेंस का काम क्या होगा कि लोड के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस एज अ लोड के तौर पर काम कर रही है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना, वोल्टेज के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से वोल्टेज में जो चेंज आएगा उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमने क्या लगाई है, रेजिस्टेंस जो है वो लगाई है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ना उसको हम देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले हम जो है ना एनोड के बारे में ही लिख देते हैं, या फिर आप जो है ना किसी चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट कि यहाँ पर जो है ना सबसे पहला पॉइंट है एनोड के बारे में। ठीक है जी। तो एनोड जो है ना वो किस चीज़ का बना हुआ है, एनोड बेसिकली जो है ना फाइन टंगस्टन वायर का बना हुआ है। ठीक है जी, फाइन टंगस्टन वायर का बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। ठीक है जी। ये जो गीगर म्यूलर काउंटर की जो ट्यूब है उसके एक्सिस के अलोंग जो है ना ये जो है ना लगा होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो ये जो है ना हमारे पास पहला पॉइंट हो गया है कि एनोड कहां पर मौजूद है। बेसिकली उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है कि एनोड बना किस चीज का होता है, टंगस्टन वायर का होता है। और ये होता कहां पर है कि ट्यूब की जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर जो है ना वो लगा होता है, अलोंग द सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं, सिंपल एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आपकी मर्जी है। तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ, ठीक है जी, ऑफ ट्यूब। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है जी हमारे पास कैथोड के बारे में। अब ये जो कैथोड है ये हमने जो है ना किस चीज का बनाया हुआ है, कैथोड। और कैथोड हमने बनाया हुआ है किस चीज का, कॉपर का जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है जी। एनोड हमने किस चीज का बनाया था, टंगस्टन वायर का। और कैथोड किस चीज का बना लिया है, कॉपर वायर का जो है वो बनाया हुआ है, कॉपर का बनाया हुआ है। उसके बाद दो चीजें होगी। तीसरी चीज है, ये जो ट्यूब है ये किस चीज की बनी हुई है, वो जो कैथोड है बेसिकली वो बाउंड्री पर ही मौजूद है। ठीक है जी। यहां पर सेंटर के अंदर क्या मौजूद है, टंगस्टन वायर जो कि एनोड है। और जो कैथोड है वो बेसिकली क्या है, बाउंड्री के ऊपर ही मौजूद है। लेकिन उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक बाहर ट्यूब लगाई हुई है। और वो किस चीज की बनी हुई है, ग्लास की जो है ना वो ट्यूब बनी हुई है। ठीक है जी। तो जो ट्यूब है वो किस चीज की बनी हुई है, ग्लास ट्यूब जो है वो बनी हुई है। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जो है ना बैटरी के बारे में हम बता देते हैं कि यहाँ पर बैटरी जो है वो हमने कौन सी अप्लाई की है। तो बैटरी जो है ना, या वोल्टेज सोर्स जो है ना वो कितना हमने अप्लाई किया है, 1000 वोल्ट या 1 kV जो है हम कह देते हैं। तो दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। और उसके बाद हम बात कर देते हैं रेजिस्टेंस की। अगर आपने बात करनी है तो कर सकते हैं आप, कि रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाई होती है। और रेजिस्टेंस जो है ना वो किस चीज के लिए होती है, टू डिटेक्ट, किस चीज के लिए होती है, टू डिटेक्ट चेंज इन वोल्टेज। ठीक है जी।
तो वोल्टेज के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं। और इस ट्यूब के अंदर हमने एक गैसियस मिक्सचर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रखा है, और इसका काम क्या है जी हमारे पास। अब ये जो हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है इसका हमारे पास क्या है जी, 90% आर्गॉन और 10% जो है ना एथेनॉल हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो 90% हमारे पास आर्गॉन होगा प्लस 10% जो है एथेनॉल जो है हमने किसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है, इनसाइड ट्यूब के अंदर हमने इसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। ये गैसेस मिक्सचर है बेसिकली, वो गैसेस मिक्सचर जिसकी बेसिकली आयनाइजेशन हमने करनी है, ठीक है। और बाहर से कोई भी हमने रेडिएशन का सोर्स लेना है जो कि आयोनाइजिंग पार्टिकल भेज रहा होगा। यहां पर आयोनाइजिंग पार्टिकल से मुराद क्या है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेस, मतलब तीनों चीजें जो है ना गैमा रेडिएशंस जिसे हम कहते हैं। तो ये तीनों चीजें यहां पर मौजूद हो सकती है। अल्फा पार्टिकल्स इससे मुराद हो सकता है, बीटा पार्टिकल इससे मुराद हो सकते हैं, या गैमा रेज इससे मुराद हो सकती है। तो कोई भी रेडिएशन का सोर्स जो है अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशन जो खारिज कर रहा होगा वो यहां पर जो है ना इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है जी। तो जब ये इंट्रोड्यूस होगा, बेसिकली हम यहां पर अल्फा को यूज नहीं करते, सिर्फ बीटा और गैमा को यूज करते हैं। अल्फा के लिए एक अनदर सेटअप आएगा, वो मैं आगे चल के बताता हूं कि क्यों, ठीक है जी। तो यहां पर बीटा और गैमा रेज जब यहां पर आएगी तो इसने करना क्या है, इसने सबसे पहले यहां पर जो गैसियस मिक्सचर मौजूद है उसमें आर्गॉन मौजूद है, ठीक है जी। अब आर्गॉन को उसने क्या करना है, आयोनाइज करना है, और आयोनाइज करके जो है ना यहां पर जो है वो आगे प्रोसेस जो भी है वो चलना है, ठीक है जी। तो इसकी वर्किंग जो है वो देखते हैं कि कैसे अब ये आयोनाइजेशन वगैरह होनी है, ठीक है जी। तो यहां पर हम वर्किंग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अब वर्किंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने लिखना है कि ये जो आयोनाइजिंग पार्टिकल है ना, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज वगैरह का के बारे में लिख सकते हैं कि हमने जो बैटरी ऑपरेट करवा रखी है वो कितनी है, 1000 जो है वो वोल्ट है हमारे पास, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारी असल वर्किंग स्टार्ट है कि आयोनाइजिंग पार्टिकल जो है वो यहाँ पर इनसाइड ग्लास ट्यूब या गैसेस ट्यूब जो है वो आता है, ठीक है जी। तो आयोनाइजिंग पार्टिकल बेसिकली क्या करेगा, आयोनाइजेशन पार्टिकल या आयोनाइजिंग पार्टिकल। अब आयोनाइजिंग पार्टिकल जो है वो कोई सा भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है जी। तो जैसे ही वो गैसियस मिक्सचर के साथ टकराएगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो आर्गॉन के ऊपर टकराता है, ठीक है जी, तो वो करेगा क्या, बेसिकली इसकी आयोनाइजेशन करवा देता है। अब आयोनाइजेशन के लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर डिस्कस करवा देता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है जी। वैलेंस शेल के अंदर या इनर शेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली इसने किया क्या है, जो आयोनाइजिंग पार्टिकल आया है उसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवा दिया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल गया, ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया है ना, ठीक है जी, नॉकआउट का मतलब निकाल दिया है। तो अल्फा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और इवन गैमा रेज जो रेडिएशन है। अब आप कहेंगे कि सर पार्टिकल तो निकाल सकता है क्योंकि पार्टिकल टकरा के और उसको निकाल देगा, गैमा रेज कैसे निकाल देती है, बेसिकली गैमा रेज उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है, देखिए अगर कुछ एनर्जी होगी ना तो वो एक्साइटेशन के अंदर जो है ना हेल्प आउट करेगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी और कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी, वो पहले से दूसरे में जंप कर सकता है, पहले से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, जिसमें भी जंप कर सकता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन किसी में जंप नहीं करेगा बल्कि एटम से ही बाहर निकल जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉकआउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और साथ में पीछे जो हमारे पास एटम बचेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब प्रोटॉन्स की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सिमिलर होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो पीछे प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल जब हम आर्गॉन पर गिराएंगे तो हमारे पास जो है ना एक आयन पेयर जो है वो बन जाएगा, ठीक है जी। अब आयन पेयर जो है ना उसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है जी, और एक क्या होगा, नेगेटिव आयन होगा।
ठीक है जी। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये दोनों आयंस जो है वो डेवलप हो चुके हैं। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, अब हमने जो है ना यहाँ पर क्या कर रखा है, ये जो हमारा अपरेटस है इसके अंदर जो ये वाली चीज है इसे हम एनोड कह रहे हैं। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो होगा। ठीक है जी, यहां पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब होना क्या है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पर जो है ना आयनाइजिंग पार्टिकल आया है और यहां पर जो है ना एक जो है ना वो क्या बन गया है? केटाइन बन गया है, और एक जो है ना वो एनाइन बन गया है, पॉजिटिव आयन, और एक क्या बन गया है? नेगेटिव आयन बन गया है। अब यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऊपर भी हमने कैथोड लगाई हुई ना, तो यहां पर भी कौन सा चार्ज होगा बच्चे? नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है जी, तो यहां पर भी हम क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इसके अंदर होगा क्या कि यहां पर जो है ना बेसिकली ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, आयन पेयर बना है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, तो यहां पर होगा क्या बच्चे? यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं कि ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन किस तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स। ठीक है जी, ये मूव करेगा टूवर्ड्स किसकी तरफ? पॉजिटिव आयन है ना, कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है जी, और ये वाली जो चीज है ना ये मूव करेगी टूवर्ड्स किस तरफ मूव करेगा बच्चे? ये मूव करेगा हमारे पास एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब अगर आप गौर करें यहां पर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो चार्जेस के मूव करने की वजह से एक चीज पैदा होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, तो यहां पर ओवरऑल क्या पैदा हो जाएगा? करंट जो है ना वो पैदा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ओवरऑल यहां पर क्या पैदा हो जाएगा बच्चे? करंट जो है ना पैदा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है ना यहां पर करंट जो है ना वो पैदा हो गया है। अब करंट पैदा होने की वजह से यहां पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेंज आएगा। ठीक है जी, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ओवरऑल करंट प्रोड्यूस हुआ, और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से वोल्टेज जो है ना वो क्या होगा? चेंज होगा। वोल्टेज चेंज अक्रॉस किसके अक्रॉस? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है ना वोल्टेज चेंज होगा। और ये जो वोल्टेज चेंज होता है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी अमाउंट के अंदर होता है, जैसे 10 माइक्रो जो है ना वोल्ट होता है, बहुत कम अमाउंट है। तो हमने इसको सबसे पहले कहां पर भेजना है? यहां पर हमने एक एम्पलीफायर जो है ना वो लगाया होता है। ठीक है जी, यहां पर एम्पलीफायर में ऐसे लिख देता हूं, लेकिन ओवरऑल जो है ना यहां पर हमने एक एम्पलीफायर लगाया होता है। तो इसको हमने कहां पर भेजना है बच्चे? एम्पलीफायर की तरफ। ठीक है जी, तो जैसे ही इसको एम्पलीफायर की तरफ भेजते हैं तो एम्पलीफायर क्या करेगा? इस बहुत छोटे वोल्टेज को एक बड़े वोल्टेज के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम डिटेक्टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और इसको हम फिर कहां भेजेंगे? काउंट मीटर के अंदर भेजेंगे, जहां पर ये वोल्टेज डिटेक्ट हो जाएगा, और वोल्टेज डिटेक्ट होने से हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सा आयोनाइजिंग पार्टिकल आया था जिसने यहां पर जो है वो आयोनाइजेशन करवाई थी। वो कौन सा, मतलब अल्फा पार्टिकल था, वो बीटा पार्टिकल था, या गैमा रेडिएशन थी, हमें पता चल जाता है। फिर इस वोल्टेज के अक्रॉस वोल्टेज चेंज की वजह से हमें पता चल जाता है। ठीक है जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल्स या गैमा रेडिएशंस की जो हमारे पास आयनाइजेशन होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए हर एक का करंट या वोल्टेज चेंज क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अल्फा, बीटा और गैमा, इन तीनों में से पार्टिकल हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। मैं अब लेक्चर के अंदर भी बार बार कह रहा हूं, तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल कहते हैं, लेकिन गैमा को पार्टिकल नहीं कहते बल्कि रेज कहते हैं, क्योंकि उसके कोई मास मौजूद नहीं होता, ना उसका चार्ज होता है ना मैस होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं। बेसिकली बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है जो कि पार्टिकल है। ठीक है जी, तो इसलिए हम उसको बीटा को भी पार्टिकल कहते हैं, और अल्फा के अंदर तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो बहुत ही हैवी पार्टिकल मौजूद है। ठीक है जी, तो ओवरऑल हमने डायग्राम को डिस्कस कर लिया, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर लिया, और इसकी वर्किंग को हमने देख लिया कि यहाँ पर जो है ना कैसे होगा, और फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस करना था कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल मैंने यूज नहीं किया था। ठीक है जी, यहाँ पर क्या यूज नहीं किया था? अल्फा पार्टिकल मैंने यूज नहीं किया। तो अल्फा पार्टिकल मैंने क्यों नहीं यूज किया? अभी मैंने आपको बताया, अभी मतलब ये पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल तो बहुत हैवी होता है। हैवी मतलब उसका मैस कितना होता है?
4 होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर और 2 जो है न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत हैवी है। अगर आप यहां पर गौर करें तो आयनाइजिंग पार्टिकल को मैं ग्लास के अंदर से गुजार रहा हूं, ठीक है जी। तो अगर गैमा रेडिएशंस होगी या बीटा पार्टिकल होगी तो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होने की वजह से वो तो गुजर जाएगी, लेकिन अल्फा पार्टिकल यहां से नहीं गुजर पाएगी। इसलिए हमने यहां पर एक स्पेशल विंडो लगाई है, थिन फॉइल विंडो, जहां से अल्फा पार्टिकल गुजर सकते हैं। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है यहां से गुजरेंगे और यहां पर इसने आयनाइजेशन करवाना है। ये वही एनोड है सेंट्रल के अंदर जो मौजूद होता है, और यहां पर जो है ना ये क्या है जी, नेगेटिव जो टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है। ओवरऑल वही ऑपरेटर्स है, बस यहां पर जो है ना हमने अल्फा पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेशल विंडो जो है वो लगा रखी है, जिसकी मदद से आप जो है वो सारा ऑपरेटर्स कर सकते हैं। ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहां तक जो है ना तकरीबन जो बीएससी वाला जो सिलेबस है ना वहां तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट एक पॉइंट ये रह जाता है कि यहां पर जो है ना बेसिकली अब होगा क्या कि वो जो सारे नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है जी, वो किसकी तरफ आएंगे, पॉजिटिव की तरफ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे। वो जो सारे नेगेटिव चार्जेस है वो यहाँ पर आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और फिर वो सर्किट से होते हुए यहाँ पर जाते हुए और बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ पर जाकर जो है ना इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है जी। दोबारा सुन लेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स सारे जो है ना एनोड के ऊपर चले गए हैं वो यहां से मूव करके और पूरे सर्किट से मूव करते हुए कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे और इस चीज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ओवरऑल इसका सेटअप। अब यहां पर हमें 2-3 टर्म्स को डिस्कस करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे एवलांच इफेक्ट जो है उसको हम देखते हैं, क्वेंचिंग क्या होती है, डेड टाइम क्या होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। अगर आप सिर्फ बीएससी लेवल तक इसको क्लियर करना चाहते हैं तो यहां तक आपका लेक्चर हो गया, आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो को। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है ना स्टे कर सकते हैं, आगे मज़ीद हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इससे पहले सबसे पहले जो है ना हम क्या डिस्कस करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले हम टॉन्सेंट जो है ना टॉन्सेंट और अवलांच इफेक्ट जो है ना उसको हम देखते हैं ये क्या होता है, ठीक है जी। स्पेलिंग इसकी जो है ना थोड़ी सी गलत हो सकती है, वो देख लेना आप, बाकी सारी चीज़ें जो है ना सही होगी, कॉन्सेप्ट मेरे सही होते हैं, मैं कभी गुरूर नहीं करता। टॉन्सेंट एवलांच इफेक्ट, ठीक है जी। ये जो टॉन्सेंट एवलांच इफेक्ट है ये क्या होता है इसको हमने देखना है। बेसिकली हुआ क्या है, हमने किया क्या था कि यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जब एनोड की तरफ वो मूव कर रहे होंगे क्या बीच में कोई गैस के पार्टिकल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है होने हैं, ठीक है जी। मतलब ऑर्गन के जैसे पार्टिकल्स हैं तो यहां पर क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल्स मौजूद होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन के एटम्स जो है ना वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि यहां पर ये जो नेगेटिव पार्टिकल आ रहे थे ये किसके साथ टकरा जाते हैं, एक एटम के साथ जो है ना वो टकराएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, वहां से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अलग से आ गया, ठीक है जी, और एक जो इसने निकाला है, ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये मूव कर रहे होंगे अब भी एटम्स तो मौजूद हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टकराएंगे अलग अलग एटम से और दोनों अलग अलग जो है ना वो क्या निकाल लेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो निकाल लेंगे। एक यही इलेक्ट्रॉन और एक जो इसने निकाला है इसका भी एक जो है ना अपना खुद का इलेक्ट्रॉन यही और दूसरा जो है ना जो इसने निकाला है, ठीक है जी। अब ये चारों जो है ना इस तरीके से आयनाइजेशन करेंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ना काफी सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये वाला जो इफेक्ट आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जाहिर सी बात है उतना ज्यादा ही करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा मूव करेंगे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव कर रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव कर रहे होंगे तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस भी यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है जी। और अगर करंट प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो यहां पर वोल्टेज, ओवरऑल करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ जाएगी बात कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो गैस से टकराया, इलेक्ट्रॉन्स मजीद निकालता जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती जा रही है और इस पूरे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एवलांच इफेक्ट कहते हैं,
ठीक है जी। नेक्स्ट जो है ना दूसरी चीज है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग इफेक्ट जो है ना, इसको हम देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इफेक्ट जो है ना वो क्या होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अंदर मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझाता हूं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में फर्क क्या होगा। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम मैं खुद से फर्जी डायग्राम जो है ना वो बना रहा हूं और इसको समझना है आपने। ठीक है जी। वैसे ये एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली यहां पर जो है ना मैंने कोई भी कैथोड लिया हुआ है। ठीक है जी। क्या लिया हुआ है? कैथोड फिलामेंट जो है ना मैंने लिया हुआ है और इसको मैंने टर्मिनल कौन सा जोड़ रखा होगा? नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। और यहां पर जो है ना मैंने कोई भी एनोड जो है ना वो लिया हुआ है। ठीक है जी। ये वाली डायग्राम आपने जो है ना एफएससी के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या आगे एक्सरे प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो इसको हमने बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है? पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। अब यहां पर हमने टंगस्टन फिलामेंट लिया है तो ज्यादातर क्या होता है, ये हीट करते हैं ना जब, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है जी। कैथोड रेज निकलती है, लेट से मैं कह देता हूं। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है जी, वो किस तरफ मूव करेंगे? यहां पर एनोड की तरफ जो है ना वो मूव करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पर ये जो है ना मूव कर रहे हैं किस तरफ? ये एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहां पर जब वो एनोड की तरफ मूव कर रहे होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो जाके एनोड से टकरा जाएं, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बीच में हमारे पास गैस के पार्टिकल भी मौजूद होंगे, उसके साथ टकरा जाए। ठीक है जी। तो हमारे पास यहां पर टू पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है जी। एक जो है ना पॉसिबिलिटीज, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं, जो कि असल मकसद है ना उसको पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक विद एनोड। ठीक है जी। एनोड से स्ट्राइक करते हैं मतलब वहां पर क्या होंगे? बेसिकली एटम होंगे, और एटम से स्ट्राइक करने के बाद वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? नॉकआउट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना क्या हो जाते हैं? नॉकआउट हो जाते हैं। ये एक मेन इफेक्ट है। अब इसमें तो सिंपल है कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो होना क्या है, वो मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूं कि क्या होना है। यहां पर जो पॉजिटिव वाहिनी है और यहां पर फॉर एग्जांपल वो जो ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिट्स मौजूद है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे उन्होंने एटम के साथ स्ट्राइक किया और यहाँ से जो है ना इनर शेल से बेसिकली अक्सर जो है ना इसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल हर जगह पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन पहले शेल से उसने इनर शेल कहते हैं अंदर वाले शेल को, इनर शेल से उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो अब क्या होगा कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन जो है ना नीचे की तरफ मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा? हाई एनर्जी फोटॉन्स को इमिट करेगा और वो क्या होंगी? एक्सरेज होंगी। क्या होंगी? एक्सरेज जो है वो होंगी। ठीक है जी। तो यहां पर जो है ना क्या प्रोड्यूस होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये स्पेसिफिक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है ना, अब वो एक खास गैप से आ रहा है। ठीक है जी। अब ऐसा नहीं है कि गैप जो है ना 120 जूल का है और वो एनर्जी इमिट करे 110 जूल, 115 जूल, 125 जूल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ऑर्बिट का गैप होता है ना उतनी ही वो एनर्जी को रिलीज करेगा। एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक खास अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है वो इमिट करेगा। तो मतलब एक खास जो है ना वो एक्सरे प्रोड्यूस होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है जी हमारे पास पॉसिबिलिटी? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं किसके साथ? गैस के साथ। ठीक है जी। गैसियस पार्टिकल्स के साथ जो है ना वो स्ट्राइक करते हैं और लूज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। अपनी कुछ एनर्जी को क्या करते हैं बच्चे? यहां पर जो है ना एनर्जी लिख देता हूं। अच्छा, तो बेसिकली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जब जा रहे हैं ना तो यहां पर बीच में ही कोई गैस पार्टिकल से तो उसके साथ स्ट्राइक करते हैं और कुछ एनर्जी को लूज करते हैं। अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होगी वो जो है ना एक्स रेज की फॉर्म के अंदर आएगी, लेकिन उसको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहते। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब स्पेसिफिक नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन गैस के साथ टकरा रहा होगा तो शायद वो जो है ना
20 जूल एनर्जी रिलीज कर देता है, मतलब टकराने के बाद जो उसकी स्पीड स्लो हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, वो रिलीज कर दी उसने। अब वो टकरा के, मतलब टकराना जो है ना डिफरेंट तरीके से हो सकता है। वो शायद टकराते हुए 10 एनर्जी को रिलीज कर देता है, 10 जूल को। वो टकराते हुए 15 जूल को रिलीज कर सकता है। वो 11, 12, 13, 14, 15 जितनी मर्जी एनर्जी रिलीज कर सकता है ना। ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ एनर्जी या वेवलेंथ रिलीज हो रही होगी। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्स रेज कहते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूस एक्स रेज जो है वो कहते हैं। तो ये है कॉन्टिन्यूस एक्स रेज, और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज जो है ना, इसको हम ये कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद एक और पॉइंट है यहां पर, और वो है डेड टाइम। ठीक है जी। यहां पर बस वैसे ही मैं लिख देता हूं कि डेड टाइम होता क्या है। ठीक है जी। क्या होता है डेड टाइम। अब डेड टाइम क्या होता है, डेड टाइम बेसिकली ये होता है कि अगर हम क्या करते हैं, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं यहां पर। ठीक है जी। सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच चुके हैं, यहां पर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस सर्किट से होते हुए और यहां पर जाके और यहां पर जो है वो जाएंगे। ठीक है जी। जब जैसे यहां पर जाएंगे ना, तो यहां पर जाकर इस एनोड को फॉर एग्जांपल जो है ना उसने न्यूट्रलाइज करना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, और न्यूट्रलाइज कर देंगे, तब जाकर वो अगले आयनाइजिंग पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। उस वक्त तक, जब तक ये पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाता, उस वक्त तक अगर आयनाइजिंग पार्टिकल आ भी रहे हैं ना, तो कोई उसने आयन पेयर नहीं बनाने। तो वो टाइम गैप जिसके अंदर आयनाइजिंग पार्टिकल आ रहे हैं लेकिन कोई भी आयन पेयर जो है वो नहीं बन रहा, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, डेड टाइम कहेंगे। ठीक है जी। तो ये बातें अलग से थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया। मेन आपने डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, इसकी प्रॉपर वर्किंग, और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होता है, और लास्ट में जो है ना आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करके पूरे सर्किट में न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो केटाइन है वो किस तरीके से पूरे सर्किट में मूव करके जो है वो क्या होंगे, स्टेबलाइज होंगे। ठीक है जी। बेसिकली होगा क्या, न्यूट्रलाइज होना कैसे है कि ये जो केटाइन है ना, ये जो है ना किसके ऊपर जाएंगे, यहां पर जो है ना पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहां पर जो है ना इकट्ठे होना, अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। और यहां से इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट से होते हुए और ये यहां पर आकर इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होती है, और इस टाइम गैप के अंदर कोई भी आयनाइजिंग पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, और इस टाइम गैप को हम क्या कह सकते हैं, डेड टाइम कह सकते हैं, जिसके अंदर आयनाइजिंग पार्टिकल आ रहे हैं लेकिन वो आयन पेयर वगैरह नहीं बना रहे। तो समझ में आ जाएगी बात। तो ये आपने सारा जो है ना वो सेटअप देख लेना है, और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूछ सकते हैं, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप पूछा करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी फीडबैक दिया करें, क्योंकि मुझे जो है ना एक तो आप जो कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं आपके, तो आपके कमेंट्स से जो है ना मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।